जैसा कि सर ने बताया कि ये बहुत सारे मिथक जो हैं ये पेशेंट्स हमारे पास लेके आते हैं और ये एक बहुत ही जेन्युइन समस्या हमारे सामने रहती है उनकी काउंसलिंग करने की और उनको सही बात समझाने की। तो इसी टॉपिक को लेके आज हम अपनी बात शुरू करेंगे कि ऐसी कौन सी भ्रांतियां हैं जो जन सामान्य में फैली हुई हैं और उनसे किस तरीके से हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जो सही बात है उसको हम समझें और जो भी कुछ गलत इस तरीके की आदत हम अपना रहे हैं तो उसको हम ठीक कर सकें। तो सबसे पहली भ्रांति की अगर हम बात करें तो वो है कि थोड़ा थोड़ा करके हमें बार बार भोजन करना चाहिए। ऐसा हम अक्सर सुनते हैं या एक दूसरे को सलाह देते हुए नजर आते हैं। तो आज आयुर्वेद के अनुसार हम ये जानेंगे कि भोजन कितनी बार करना चाहिए, भोजन कितने बजे करना चाहिए, भोजन का सही समय क्या है और दिन की शुरुआत कैसे भोजन से करनी चाहिए। क्योंकि आमतौर पर बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की सलाह देते हैं कि सुबह सुबह दूध पीना चाहिए, कोई कहता है सुबह ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, कोई कहते हैं बहुत हैवी ब्रेकफास्ट सुबह करना चाहिए, पराठे इत्यादि खाने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सलाद, जूस और स्प्राउट्स वगैरह से अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसी मिथक के ऊपर बात करेंगे कि भोजन बार बार करके नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा करके बार बार नहीं खाना है और क्या खाना है उसकी सही नॉलेज आयुर्वेद हमें देता है, उसका कारण भी हम जानेंगे और सही जवाब भी हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात, आयुर्वेद का एक बहुत ही सामान्य सिद्धांत है कि दिन में 2 बार भोजन करना सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। दिन में 2 बार हमें पूरा भोजन करना चाहिए अपनी भूख के अनुसार। सबकी अलग अलग क्षमता होती है, सबकी पाचन की जो प्रक्रिया है वो कितनी मजबूत है, उसके अनुसार सबकी डाइट की क्वांटिटी भी अलग होती है और किसको कितनी देर में भूख लगेगी वो भी अलग अलग होता है। तो मानिए कि दिन में हमने 10-11 बजे भोजन किया है, तो जिनकी अग्नि अच्छी होती है यानी जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा और जिनके लाइफ में फिजिकल या मेंटल वर्क भी ज़्यादा रहेगा, तो उनको भूख 4 से 5 घंटे में लग सकती है। एवरेज ऐसा आयुर्वेद का सिद्धांत है कि एक बार भोजन करने के बाद 4 से 6 घंटे में सामान्य तौर पर एक व्यक्ति को भूख लगती है। तो यदि हम 10 से 11 बजे भोजन करते हैं और दिन भर में हम एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा हमारी सिटिंग जॉब नहीं है या मेंटल एक्सर्शन का काम कुछ रहता है, तो ऐसे में हमें 4 से 6 घंटे के अंदर फिर से भूख लग सकती है और ऐसे में हमें फिर से पूरा भोजन करना चाहिए। तो 2 बार भोजन करने का नियम हमें अपनाना चाहिए। पहला, एक बार दिन में सुबह जब तेज़ भूख लग जाए और दूसरा शाम को जब पिछला भोजन पच चुका हो और फिर से तेज़ भूख लग जाए। अब कुछ लोगों को ये सबसे ज़्यादा ये आमतौर पर धारणा कुछ लोगों के सामने रहती है कि सुबह सुबह हमें जितना जल्दी हो सके उतना भोजन कर लेना चाहिए। तो अब आयुर्वेद का दूसरा सिद्धांत है कि दिन में तो हमें भूख जल्दी लगेगी क्योंकि हम एक्टिव रहते हैं मेंटली भी और फिजिकली भी, लेकिन रात में भोजन हमने शाम के समय किया 7-8 बजे, तो उसके बाद हमें भूख नहीं लगेगी क्योंकि रात में हमारा काम है सोने का और नींद अपने आप हमारा एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। और दूसरी बात, जब रात भर हम इनएक्टिव होते हैं, सोते हैं, तो हमारी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो वैसी नहीं रहती जैसी कि दिन में होती है। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल हमें नहीं मानना है कि दिन में अगर हमें 4 से 6 घंटे में भूख लग रही है तो रात में हम 12 घंटे बिता के तुरंत 8 बजे खाना खाना शुरू कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद का मानना है कि रात का जो भोजन है, जब हम सो जाते हैं उसके बाद हमारे बॉडी के चैनल्स पूरे क्लीन नहीं हो पाते हैं, तो हमें कुछ समय उठने के बाद देना चाहिए। तो ये समय लगभग 2 से 4 घंटे का हो सकता है। सुबह उठने के बाद यदि हम सूर्योदय से पहले उठ रहे हैं 6 बजे, तो उसके बाद हमें 10 बजे तक हम भूखे रह सकते हैं आराम से, या फिर जब हमें बहुत तेज़ भूख लग जाए तभी हमें भोजन करना है। बहुत तेज़ भूख लगना हम कैसे पहचानेंगे? तो ये एक बहुत ही सामान्य सी चीज़ है। जब कभी हम व्रत उपवास रखते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हमें बहुत तेज़ भूख लगी और प्यास भी लगने लगी और हमें ऐसा महसूस होता है कि अब हमें ज़रूर कुछ खा लेना चाहिए, अब बिल्कुल नहीं रुका जा रहा। तो वो जो समय है आयुर्वेद के अनुसार वो बहुत सटीक समय है भोजन करने का।
उससे ज़्यादा भी अब हमें समय नहीं बिताना चाहिए, यानी हमें तेज़ भूख लगने का इंतज़ार करना चाहिए और ना ही ऐसा करना चाहिए कि हम सुबह उठते ही कुछ खाना शुरू कर दें। जैसे आमतौर पर देखा जाता है कि रात में ड्राई फ्रूट्स हम भिगो कर रखते हैं और सुबह उठते ही ब्रश इत्यादि करके हम ड्राई फ्रूट्स खाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग जूस पीना शुरू करते हैं। तो ऐसा आयुर्वेद का मानना बिल्कुल नहीं है कि हम सुबह उठते ही खाना शुरू करें, बल्कि रात में हम इनएक्टिव थे, हम रात भर सोए थे, तो हमें अपने बॉडी चैनल्स की क्लीनिंग के लिए कुछ समय देना है। हमें बिना कुछ खाए पिए रहना है, अपनी दिनचर्या का पालन करना है। जैसे सुबह उठने के बाद थोड़ा गर्म पानी पीना चाहिए, उसके बाद हमें व्यायाम करना चाहिए, उसके बाद स्नान वगैरह करके किसी को पढ़ना है या कुछ और काम करने हैं अपने दैनिक, तो उन कामों में लगे रहना चाहिए, ना कि पहले ही भोजन करना चाहिए। तो ये हमारे सबसे पहले दो जो बातें थी कि दिन में कितनी बार खाना है, तो दिन में 2 बार खाना सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। एक बार सुबह जब बहुत तेज़ भूख लग जाए और एक बार शाम को जब सुबह का भोजन पच चुका हो और फिर से शाम को बहुत तेज़ भूख लग जाए। तो दिन में 2 बार खाना बेस्ट स्ट्रेटेजी में आता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जिनकी पाचन क्रिया बहुत ही अच्छी होगी और जिनके दैनिक जीवन में व्यायाम अधिक रहता है, जैसे कुछ खिलाड़ी होते हैं या बच्चों को ज़्यादा भूख लगती है, तो ऐसे में हम उन्हें तीसरी बार भोजन दे सकते हैं, लेकिन वो भोजन हल्का होना चाहिए और बशर्ते उस समय पर उन्हें तेज़ भूख भी लगी हो। तो तीसरी बार का भोजन तभी देना है जिनको तेज़ भूख लगती है तीसरी बार भी, और उसमें हमें अनाज को अवॉइड करके दूध हम दे सकते हैं या दलिया है या फ्रूट्स हैं, जो मौसमी फ्रूट्स हैं, उनको हम तीसरी बार के भोजन में इंक्लूड करवा सकते हैं। तो दिन में कितनी बार खाना है? 2 बार खाना है। कितने बजे खाना है? जब तेज़ भूख लग जाए। डेली के लिए सेम शेड्यूल नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। मानिए किसी दिन पिछले रात को हम कहीं पार्टी में गए थे, शादी में गए थे और हमने रात को 10 बजे 11 बजे भोजन किया और अधिक अपनी क्षमता से अधिक भोजन कर लिया। तो ऐसे में हो सकता है कि आपको अगले दिन 12 बजे तक तेज़ भूख ना लगे, तो उसमें उपवास करना चाहिए। जब तक तेज़ भूख ना लगे तब तक हमें वेट करना चाहिए, नहीं तो वो खाना ठीक से नहीं पचेगा और बिना पचा हुआ खाना हमारे शरीर में बहुत सारी व्याधियां करवा सकता है, बहुत सारी बीमारियां करवा सकता है। तो अब तीसरा जो सवाल था कि दिन की शुरुआत हमें कैसे भोजन से करनी चाहिए। दिन की शुरुआत यदि हमें तेज़ भूख लग चुकी है तब तो हम पूरा हैवी मील ले सकते हैं, 10, 11, 12 बजे, जितने भी बजे। तो जो भी आपके एरिया में अधिकतर खाए जाने वाले अनाज हैं या फल सब्जियां जिन की भी प्रैक्टिस की जाती है, दालें, उन सबको आप एक बड़े भोजन के तौर पर ले सकते हैं। लेकिन यदि आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं और बहुत तेज़ भूख अभी आपको नहीं लगी है, कई लोगों की समस्या रहती है कि उन्हें काम के लिए निकलना होता है सुबह सुबह जल्दी, तो ऐसे में उस आहार का चयन करें जो कि एपेटाइज़र का काम करता हो, यानी जो आपकी अग्नि को बढ़ा दे, जो आपकी पाचन क्रिया को और दुरुस्त कर दे, बजाय उसके ऊपर एक बोझ बनने के। तो ये कैसे होगा? सुबह सुबह ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, आपको तेज़ भूख नहीं लगी, आपको निकलना है, तो आप ऐसी चीज़ें ना खाएं जो कि हमारे पाचन तंत्र पर अधिक लोड डालती हैं। अब यहाँ पर हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पचने में भारी होती हैं। ड्राई फ्रूट्स, इनमें बहुत सारा फैट होता है, इसलिए ये पचने में भारी होते हैं। सलाद, ये कच्चा होता है, इसलिए ये पचने में फिर से भारी होता है। हम मानते हैं कि सलाद पचने में जो है आसान होता है, लेकिन आयुर्वेद में साफ साफ लिखा है कि खीरा, मूली, ककड़ी इत्यादि जो भी हम कच्ची चीज़ें खाते हैं, ये पचने में भारी होती हैं और इनमें फैट कंटेंट ना के बराबर होता है। तो ये इस तरीके की भारी चीज़ें हैं जो रूखी हैं, और ड्राई फ्रूट्स इस तरीके की भारी चीज़ें हैं जिनमें फैट है साथ में। दोनों ही पचने में भारी हैं, लेकिन हमें अंतर समझना होगा कि उनके गुणों में क्या अंतर है। एक हमारे शरीर में रूखापन करवा रहा है और एक हमारे शरीर में चिकनाई को करवाएगा अधिक। तीसरी चीज़ स्प्राउट्स कैसे बनाए जाते हैं? उनको पानी में सोक कर दिया जाता है, चने को, मूंग को, आमतौर पर इन्हीं से स्प्राउट्स बनाए जाते हैं। तो जब इन्हें पानी में सोक किया जाएगा तो इनमें पानी के जो गुण हैं वो भी आ जाएंगे,
तो ठंडक इनमें ज़्यादा बढ़ेगी, और ये कच्चे हैं तो स्वाभाविक तौर पर ये पचने में भारी होंगे। तो स्प्राउट्स भी अब पचने में भारी होते हैं, और इनमें भी फैट कंटेंट ना के बराबर होता है, यानी इनमें भी चिकनाई नहीं होती। तो सलाद और स्प्राउट्स, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो पचने में भारी होती हैं और शरीर में रूखापन करवाती हैं। ड्राई फ्रूट्स पचने में भारी है और शरीर में चिकनाई करवाता है। दूध या दूध की बनी हुई चीज़ें ये भी पचने में भारी होती हैं, इसलिए सुबह सुबह इनको भी अवॉइड करना चाहिए अगर हमें तेज़ भूख नहीं लगी है तो। इसके अलावा कुछ लोग अपने ब्रेकफास्ट में पराठे, पूरी, मतलब इत्यादि बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, या कुछ लोग नमकीन, चाय, बिस्किट का ही ब्रेकफास्ट करते हैं। तो आयुर्वेद का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है कि किसी भी अनाज को पीस कर जब हम उसका आटा बनाएंगे और उस आटे से हम कोई पकवान बनाते हैं, तो वो पकवान हमेशा पचने में भारी होता है। चाहे हम गेहूं का आटा बना के उससे कुछ बना रहे हैं, चाहे हम चावल के आटे को बनाकर उससे कुछ बना रहे हैं, चाहे हम दाल को पीस कर उससे कुछ बनाना चाहते हैं। तो पराठे हैं, रोटी हैं, पूरी है, या फिर बिस्किट्स हैं, नमकीन है, मैदा, सूजी, बेसन की कोई और चीज़ें जैसे उपमा, चीला, इनको सामान्य तौर पर लोग पचने में हल्का समझते हैं, लेकिन ये पचने में हल्के नहीं हैं, ये पचने में भारी होते हैं। तो ऐसी चीज़ें हम तभी खाएं जब हमें तेज़ भूख लगी हुई हो, ना कि सुबह सुबह 8-9 बजे जब हमें ऑफिस के लिए निकलना हो तब। एक और चीज़, आमतौर पर पोहा भी ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, और आयुर्वेद के अनुसार पोहा भी पचने में भारी होता है, इसलिए पोहा भी हमें तभी खाना चाहिए जब हमें तेज़ भूख लग जाए। तो ये तो हो गई वो सारी बातें जो हमें ब्रेकफास्ट में तब तक नहीं खानी है जब तक तेज़ भूख ना लगे। तो अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है और जल्दी निकलना है तो क्या खाना चाहिए? ऐसी चीज़ें जो हल्की हों और जो हमारे पाचन तंत्र को और मजबूत बनाएं। ऐसी चीज़ें होती हैं हल्के खट्टे फल, जैसे कि अनार, जैसे कि संतरा, इस तरीके, या और कोई मौसमी फल, खास करके यदि वो खट्टे हैं तो वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, नहीं तो और भी मौसमी फलों का सेवन आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन केला ये पचने में भारी होता है, इससे हमें बचना चाहिए। सेव भी कंपैरेटिवली थोड़ा भारी होता है, बहुत हैवी हम उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन जितना पचने में हल्का अनार है उतना हल्का सेव नहीं होगा, और केला उससे भी थोड़ा हैवी होगा। तो हमें ये जानना है कि कौन कितना हल्का है और कौन कितना भारी है पचने में, तो हमारे पाचन तंत्र पर लोड ना पड़े, बस हमें इसी चीज़ का ध्यान देना है। होता क्या है कि जब हमें बहुत तेज़ भूख लग जाती है तो जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा स्टमक है, आंतें हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, वहाँ पर सिक्रीशंस होते हैं। हम जानते हैं कि सारे पाचन की प्रक्रिया वहीं पर पूरी होती है। तो जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होने हैं और जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि उस भोजन को पचाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इत्यादि को जो पचाने का काम करते हैं, वो तभी अच्छे से सिक्रीट होते हैं जब हमें तेज़ भूख लगी होती है। या फिर हम यूँ कह लें कि तेज़ भूख लगना एक तरीके से सिग्नल है जो हमारा शरीर हमें देता है कि आपका जो पाचन तंत्र है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसने पिछला भोजन पचा लिया है पूरे तरीके से और अब वो अगले भोजन को पचाने के लिए तैयार है। यानी उसके पास पर्याप्त मात्रा में डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स हैं जो कि आपके खाने को अच्छे से पचा पाएंगे यदि आप अगला भोजन अब करते हैं तो ये बहुत ही बेसिक थ्योरी है, इसको हमें समझना चाहिए और तभी भोजन करना चाहिए जब तेज़ भूख लगे। अब मैं आपको एक दो उदाहरण देती हूँ। मानिए हमने 10-11 बजे लंच किया और कई बार हम ऑफिस में होते हैं या कहीं पे भी वर्क प्लेस पे होते हैं या घर में भी कई बार हम चाय बनाते हैं और चाय के साथ में बिस्किट नमकीन खाने लगते हैं। हम ये विचार नहीं करते कि हमें भूख लगी है या नहीं। चाय, बिस्किट, नमकीन कुछ ऐसी चीज़ है जो हम कभी भी खा लेते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार एक सामान्य नियम है कि यदि हमने पिछला भोजन खाया है तो उसके बाद हम दूसरा कुछ भी भोजन तब तक ना खाएं जब तक पुराना भोजन ना पचे, यानी लगभग 4 घंटे तक कम से कम। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हमने चावल पकाने के लिए चढ़ाया और बीच में हमें ध्यान आया कि ये चावल शायद हमारे परिवार के लिए कम पड़ेगा, तो हमने भगोने में चावल चढ़ाया था और हमने उसी में 1 कटोरी चावल, जब 10 मिनट हो चुके थे उस चावल को पकते हुए, 1 कटोरी चावल हमने और डाल दिया ऊपर से।
तो अब क्या होगा, जो चावल पकेगा वो कैसा पक के तैयार होगा, कुछ कच्चा होगा, कुछ ज़्यादा पका हुआ होगा। यदि हमें डालना है तो पूरा चावल एक साथ डालना पड़ेगा, जितना भी हमें डालना है, ताकि वो अच्छे से पके। ठीक ऐसा ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होता है। जितना भी भोजन आपको करना है वो एक बार में करिए जब आपको तेज भूख लगी हो, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को अपना काम करने दीजिए। जब तक वो पूरा खाना ना पचा दे तब तक फिर से उसको भोजन मत दीजिए, वरना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि आधा खाना पचने की प्रक्रिया में हो रहा होगा, यानी उस प्रोसेस में है, वो आधा पच चुका है, और अब आपने ऊपर से नया खाना डाल दिया तो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा गड़बड़ हो जाएगा। उसको नए सिरे से नए खाने को पचाना है, पिछला खाना आधा जला हुआ अभी है, उसको पूरा पचाना है। तो ये बहुत ही बेसिक सिद्धांत है कि हमें बार बार नहीं खाना है, दिन में 2 बार ही खाना है, और तेज भूख लगने पर खाना है, और जितनी हमारी क्षमता है, हर व्यक्ति की अलग क्षमता होगी। जैसे भगोने पर हम चावल चढ़ाते हैं, तो अगर हम बिल्कुल मंद आंच करेंगे तो वो चावल देर से पकेगा, 15-20 मिनट लग सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे उसको हम रखेंगे तो हो सकता है 10 मिनट में सीटी लग जाए कुकर में, या फिर हमने बहुत ही तेज आंच करी है तो ऐसा हो सकता है कि 5 ही मिनट में सीटी लग जाएगी। तो ठीक ऐसा ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ भी होता है। जिसका पाचन तंत्र जितना अच्छा होगा, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा, उसको उतनी जल्दी भूख लगेगी। यानी हो सकता है कि किसी को 4 घंटे में भूख लग जाए एक बार खाने के बाद, किसी को 5 घंटे में, किसी को 6 घंटे में, और किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है तो उनको 6 घंटे से ज़्यादा भी लग सकते हैं, 7 या 8 घंटे। तो ऐसे में हमें, और ये संभावना ज़्यादा है क्योंकि आजकल हमारी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं रह गया है, साथ में मेंटल प्रेशर काम का या और चीज़ों का ज़्यादा रहता है, नींद हमारी पूरी नहीं हो पाती है, व्यायाम हम समय से नहीं कर पाते हैं, तो ये संभावना अधिक है कि हमारा पाचन तंत्र बहुत स्ट्रांग तो नहीं होगा। तो इसलिए ये बात आज हम इस भ्रांति को खत्म करें कि बार बार हमें खाते रहना है, ऐसा हमें नहीं करना है। आयुर्वेद के अनुसार हमें दिन में 2 बार खाना है, या बहुत ही अधिक भूख लग जाए तो तीसरी बार, लेकिन अनाज के लिए हमें कोशिश करनी है कि हम 2 ही बार खाएं, और तीसरी बार खाना ही है ब्रेकफास्ट या कुछ लंच और डिनर के बीच में हमें कुछ खाना है, तो ऐसी चीज़ें जो पचने में आसान हैं, जैसे कि फ्रूट्स, खट्टे फ्रूट्स, या फिर चावल को भूनकर जो खील बनाई जाती है, जो प्रसाद में दी जाती है मंदिरों में सफ़ेद सफ़ेद, वो भी पचने में बहुत हल्की होती है। तो ऐसी चीज़ें हम ले सकते हैं जब हमें तीसरी बार भूख लगे तो। अब अगली एक बहुत बड़ी समस्या है मल्टीग्रेन आटा। ये एक आम धारणा हो गई है कि यदि हम मल्टीग्रेन आटा खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो मल्टीग्रेन आटा में क्या क्या डाला जाता है? गेहूं डाला जाता है, जौ, चना डाला जाता है, ओट्स भी मिलाए जाते हैं, ज्वार डाला जाता है कई जगहों पर, और बाजरा भी डालते हैं कई जगहों पर। तो पहले हम इन अनाजों के गुण समझते हैं कि इनके क्या गुण हैं। गेहूं और जौ और तीसरा चावल, इनको सबसे अच्छे अनाज आयुर्वेद में बताया गया है। इसके अलावा जो बाकी के अनाज हैं वो कुधान्य की श्रेणी में आते हैं। जो बाकी के अनाज हैं जैसे रागी है, जैसे कि सावा चावल है, या फिर चने का हम अगर आटा बनाएंगे तो वो अपने अंदर रूखापन लिए हुए होते हैं, उनमें फैट कंटेंट नहीं होता है। हालांकि जौ में भी फैट कंटेंट नहीं होता, लेकिन जौ में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, तो वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। ठीक ऐसे ही गेहूं भी। तो हमें क्या करना है कि यदि हमें डर है, हमें डायबिटीज़ है, या हमें मोटापा है, पीसीओडी है, कोई भी ऐसी बीमारी है, तो गेहूं में क्योंकि फैट कंटेंट ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि वो आटा हमें नुकसान ना करे गेहूं का, तो या तो हमें गेहूं पुराना लेना है पिछली फसल का। जब गेहूं 1 साल पुराना हो जाता है तो उसका फैट कंटेंट कम हो जाता है, पड़े पड़े उसके अंदर का जो वाटरी पार्ट है वो भी कम हो जाता है। तो जैसे ही फैट कंटेंट और वाटरी पार्ट कम होगा वैसे ही वो पचने में थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो ऐसे में या तो पुराना गेहूं प्रयोग करें, या फिर जौ जिसमें कि रूखापन होता है, फैट ना के बराबर होता है, उसका प्रयोग करें। लेकिन चना आदि जो और चीज़ें हैं उनको आटे में मिलाने से बचें। क्यों? आयुर्वेद के अनुसार जो चना है वो जब पचता है तो पचते समय
गैस बनवाता है, विषटब्धा जीर्ण करता है, यानी बड़ी आंत में जब वो जाएगा तो वो कॉन्स्टिपेशन कराएगा और गैस भी बनवाएगा। और उसी आटे को अगर हम हमारे मेन आटे में मिला लेंगे और डेली उसका प्रयोग करेंगे तो आजकल 80-90% संभावना है कि लोगों का सामान्य तौर पर हम सभी का हमारी लाइफस्टाइल की वजह से पेट बहुत अधिक अच्छा नहीं होता है। तो गैस बनने की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या लगभग हर तीसरे चौथे व्यक्ति को है। तो ऐसे में यदि हम चना या और दूसरे कुधान्य उस आटे में मिलाएंगे तो वो हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए या हमारी बड़ी आंत की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, कभी कभार उसका सेवन किया जा सकता है, लेकिन डेली वैसा करना ठीक नहीं है। उसमें या तो पुराने गेहूं का इस्तेमाल करें या फिर जौ का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब अगली जो एक भ्रांति है कि दालों का सेवन बहुत अधिक करना चाहिए क्योंकि हमें प्रोटीन की सबसे ज़्यादा हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रोटीन की हमारे शरीर को आवश्यकता है, लेकिन जैसे बाकी के भोजन के गुण थे वैसे ही दालों के भी कुछ गुण होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जो दालें हैं लगभग सभी, एक उड़द की दाल को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी दालों में रूखापन होता है और वो पचने में भारी होती हैं, यानी पचते समय गैस करवाएंगी और कॉन्स्टिपेशन करवाएंगी। तो ऐसे में इन दालों का सेवन हमें दिन में ही करना चाहिए, रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में बहुत बार इस बात को रिपीट किया गया है कि रात में द्विदल अनाज ना खाएं, यानी चना है, मूंग है, इस तरीके की जो दालें हैं उनका रात में सेवन ना करें, दिन में ही सेवन करें। तो हम सिर्फ प्रोटीन के नाम पर यदि बहुत अधिक दालों का सेवन करेंगे, दिन में भी रात में भी, या लगातार कई दिनों तक हम सिर्फ दालें खाते रहेंगे, तो उससे फिर से हमारी बड़ी आंत जो है उसका सिस्टम गड़बड़ हो सकता है, हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ फिर से बिगड़ सकती है। और हमें एक ही कोशिश करनी है हमेशा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहे, क्योंकि दो बातें हमारे हेल्दी रहने के लिए, दो बातें ज़रूरी हैं। एक तो आहार जो हम खा रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, और दूसरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो उस आहार को पचाएगा वो भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी गड़बड़ है तो हमारी हेल्थ गिर जाएगी, हम बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए हमें दोनों में सामंजस्य बिठाना है, अपने पाचन तंत्र को देखना है, उसका आकलन करना है। इसके लिए आप अपने चिकित्सक से भी लगातार, जैसे जैसे मौसम बदलता है तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी चेंजेस आते हैं, उसके ऊपर भी असर पड़ता है। जैसे सर्दियों के मौसम में डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है नेचुरली, लेकिन बारिश के मौसम में कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो एक चिकित्सक बारीकी से जानते हैं। हर मौसम में आप आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से परामर्श ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपको कौन से अनाज बदलने हैं, कौन सी दालें अब आपको बदलनी है, खाने में तेल का इस्तेमाल करना है या घी का इस्तेमाल करना है। सरसों का तेल बहुत गर्म होता है, तिल का तेल में चिकनाई ज़्यादा होती है, घी जो है वो ठंडा होता है और उसमें चिकनाई ज़्यादा होती है, पचने में भारी होता है। तो जिनको डायबिटीज़ है, जिनको मोटापा है, वो अपना भोजन बनाने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल करें, या फिर अलसी के तेल का इस्तेमाल भी वो कर सकते हैं। लेकिन जो दुबले पतले हैं या जिनको एसिडिटी की समस्या है, पित्त की किसी तरीके की समस्या है, तो हो सकता है उनके लिए घी अधिक अच्छा रहे। तो हर व्यक्ति अलग है, उसका जैसे हम डायग्नोस करके या उनके पूरे शरीर को जानकर, उनकी प्रकृति को जानकर, फिर उनके लिए कुछ विशेष बातें बताई जाती हैं कि आपके लिए तेल ठीक है या आपके लिए घी ठीक है, आपके लिए कौन सा अनाज ठीक है। लेकिन जनरली जो हमें फॉलो करना है वो ये कि दिन में 2 बार भोजन करना है। ऐसा करने पर अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाती है हमसे, कि हमने कुछ गलत चीज़ खा ली, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा टाइम मिलता है, वो गलत चीज़ों का भी, जो हैवी थी या जो नहीं पच पा रही हैं, उनका भी वो पाचन कर देगा, क्योंकि उसको गैप मिल रहा है भोजन को पचाने के लिए। इसलिए द्विकाल भोजन सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी में आता है। भोजन की शुरुआत कैसे करनी है वो अब हम जान गए हैं। अगर हमें तेज़ भूख नहीं लगी है तो हल्का भोजन करना है, और अगर हमें तेज़ भूख लग गई है तो हम पूरा भोजन कर सकते हैं। लेकिन दालों को हमें सोच समझ कर ही खाना चाहिए, अच्छी भूख लगने पर खाना चाहिए, और रात में दालों को अवॉइड करना चाहिए। तीसरी बात, जितना सॉलिड फूड हम हमारे भोजन में ले रहे हैं उतना ही लिक्विड लेना चाहिए। कई बार ये भ्रांति आमतौर पर लोगों के बीच देखी जाती है कि लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा पीने की वो कोशिश करते हैं, या
पानी को बहुत ज़्यादा टारगेट बनाकर पीते हैं कि 4 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर, ऐसा वो टारगेट बनाते हैं अपने लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सबको अलग अलग तरीके से प्यास लगती है। जैसे आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। तो जिसके नेचर में, बॉडी नेचर में जो दोष ज़्यादा होगा, मानिए किसी की बॉडी नेचर में पित्त ज़्यादा है, तो पित्त गर्मी को रिप्रेजेंट करता है हमारी बॉडी में, उनको प्यास ज़्यादा लगेगी। लेकिन जिनकी बॉडी में कफ ज़्यादा है उनको प्यास कम लगेगी। या सर्दी का मौसम है तो प्यास कम लगेगी, गर्मी का मौसम है तो प्यास ज़्यादा लगेगी। या जिनके फिजिकल वर्क ज़्यादा है, जिनके लाइफस्टाइल में, उनको प्यास ज़्यादा लगेगी। और जिनका बैठे रहने का काम है, खास करके एसी में अगर बैठे रहते हैं, तो उनको प्यास कम लगेगी। क्यों? क्योंकि उस हिसाब की आवश्यकता ही नहीं है उनके शरीर को। तो जब हमें प्यास लगे तभी हमें पानी पीना है। हमारी बॉडी अपने आप हमें सिग्नल दे देती है कि अब हमें प्यास लग रही है, तो पानी की आवश्यकता है। इसलिए टारगेट बनाकर बहुत अधिक पानी नहीं पीना चाहिए, ना ही सुबह। कई लोग सुबह भी 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर पानी पीने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यदि आप स्वस्थ हैं तो आप तेज़ गर्म पानी घूट घूट करके पी सकते हैं, लेकिन उतना ही जितना आपको अपने लिए अनुकूल दिखे, जितने में आप कंफर्टेबल हो। ज़बरदस्ती करके एक्स्ट्रा पानी नहीं पीना है। बाकी लिक्विड की अगर हम बात करें तो भोजन में जितना हमारा सॉलिड फूड है उतना ही हमें लिक्विड लेना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा लिक्विड लेंगे तो ज़्यादा लिक्विड की वजह से जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो वीक पड़ जाएंगे, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो हमें बैलेंस बना के रखना है ना, हर चीज़ में। ना हमें बहुत अधिक मीठा खाना है, ना ही हमें बहुत अधिक तीखा खाना है। ज़्यादा तीखा खाने लग जाएंगे तो हमें एसिडिटी हो सकती है। ज़्यादा मीठा खाने लग जाएंगे तो हमारे शरीर में कफ बढ़ जाएगा और डाइजेस्टिव जूसेस या एंजाइम्स अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, वो सिक्रीट नहीं हो पाएंगे, वो एक्टिव नहीं हो पाएंगे, ताकि वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को पचा सके। तो सब चीज़ें बैलेंस में लेनी है, ना बहुत ज़्यादा मीठा, ना बहुत ज़्यादा नमकीन, ना बहुत ज़्यादा तीखा, ना बहुत ज़्यादा सॉलिड फूड, ना बहुत ज़्यादा लिक्विड फूड। एक सामंजस्य हमें बना के रखना है। अब 2-3 और कुछ बातों के बारे में बात करते हैं कि खाने के बाद वॉक करने के लिए आजकल लोग जाने लगे हैं, खास करके रात में। तो आयुर्वेद में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भोजन करने के बाद आपको वॉक के लिए जाना है। आयुर्वेद में सिर्फ इतना लिखा है कि भोजन करने के बाद आप 100 कदम टहलने जा सकते हैं। 100 कदम। 100 कदम का मतलब ये मानिए कि अगर आपके घर में 5 कमरे हैं तो 5 कमरों में आना जाना लगभग 100 कदम के करीब उसमें हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना कि हम अपने आसपास के किसी गार्डन में गए हैं और हमने टारगेट बनाया है कि हम 5-6 राउंड उसमें लगाकर आएंगे भोजन करने के बाद। और उसमें भी अगर हम ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, यानी तेज़ चल रहे हैं, तो हमारा खाना नहीं पचेगा। क्योंकि भोजन करने के बाद ब्लड सप्लाई जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पास रहनी चाहिए। तो हमें और कोई फिजिकल वर्क उस समय पर नहीं करना है। तो क्या करना है हमें? 100 कदम के करीब यदि आप चलना चाहें तो चल सकते हैं। उसके बाद आप बाईं करवट लेट जाएं। बाईं करवट क्यों? क्योंकि भोजन सबसे पहले स्टमक में गया है और स्टमक बाईं साइड में होता है शरीर के। और बाईं करवट लेट के अपने घुटनों को मोड़ लें ताकि उसके ऊपर प्रेशर ना पड़े। किसके ऊपर? स्टमक के ऊपर। और अंदर जो भी मिक्सिंग होनी है खाने की, जो भी डाइजेस्टिव जूसेस और खाना मिक्स होगा आपस में आगे पचने की प्रक्रिया के लिए, वो अच्छे से हो सके। लेकिन यदि आप सीधे खड़े रहेंगे, यदि आप चलते रहेंगे, तो उसके ऊपर लोड पड़ेगा और स्टमक के अंदर जो प्रक्रिया होनी थी वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो आयुर्वेद में ये साफ तौर पर लिखा है कि आप अधिक से अधिक 100 कदम चल सकते हैं। उसके बाद आप बाईं करवट लेट जाएं 20 से 25 मिनट के लिए अपने घुटनों को मोड़कर। तो ये आपके पाचन को दुरुस्त करने में मदद करेगा, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा बनाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, खाना खाते ही तुरंत ना सोएं। सोने से हमारे शरीर में कफ बढ़ता है, यानी जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह रिलीज होने थे वो गर्म चीज़ें थी, उसको अग्नि का नाम दिया जाता है आयुर्वेद में। तो उनको अपना काम करना था उस भोजन के ऊपर, लेकिन हम सो गए। सोने की वजह से उनके रिलीज होने की और उनका उस भोजन के ऊपर काम करने की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो जाएगी, वो ठीक से नहीं हो पाएगी, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए हमारा खाना बिना पचा रह जाएगा और हमें एसिडिटी, गैस बनना, खट्टी डकारें आना, कॉन्स्टिपेशन होना, ऐसी समस्याएं, पाइल्स होना, ये सभी समस्याएं सिर्फ लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है।
जो भी हम ये करते हैं कि सुबह उठते ही हमने खाना शुरू कर दिया, या फिर हमने बिना भूख को देखे ही खा लिया, या फिर हम खाना खाने के बाद वॉक पर जा रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें गलत हैं और हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को बिगाड़ती हैं। तो इसलिए हमें रेस्ट करना है खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट, और गहरी नींद में नहीं सोना है। हाँ, कोई झपकी आ रही है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन गहरी नींद में कई बार अक्सर जो हाउसवाइफ्स होती हैं घर में, वो खाना खाने के बाद 1 से 2 घंटे बहुत अच्छी नींद लेती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मौसम के को देखकर, सिर्फ एक गर्मी के मौसम में आप दिन में सो सकते हैं, वो भी खाना खाते ही तुरंत ना सोएं, उसको थोड़ा सा पचने के लिए समय दें। 1 से 1.5 घंटे बाद आप थोड़ा आराम कर सकते हैं, आधा 1 घंटे के लिए। अब एक अगली और बहुत बड़ी भ्रांति ये रहती है कि सर्दियों के मौसम में ठंडे पानी से कई लोग नहाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में एक बात लिखी है कि सिर से हमें ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए, उससे आईज की हेल्थ अच्छी रहती है, आंखों की रोशनी बनी रहती है लंबे समय तक। तो ये जितनी भी भ्रांतियां फैलती हैं, ये सिर्फ इसी वजह से फैलती हैं कि हम किसी एक बात को पकड़ लेते हैं और उस एक पहलू को लेकर हम वैसे ही काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यदि हम ओवरऑल सारे पहलुओं का विचार करें तो सही बात निकल के सामने आती है। सर्दी के मौसम में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तब अगर हम ठंडे पानी से नहाएंगे सिर से या शरीर से, तो हमारे शरीर में वात दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हमारी मांसपेशियों में अकड़न आ जाएगी, हमें कोल्ड होने की संभावना भी रहेगी, या और बहुत तरीके की समस्याएं ठंडे पानी से नहाने से हो सकती है। तो ऐसे में इन चीज़ों को अवॉइड करना, आयुर्वेद में साफ साफ लिखा है कि यदि ठंड का मौसम है तो आप गर्म पानी, मौसम के अकॉर्डिंग हमें टेम्परेचर सेट करना है, नहाने का और पीने का, दोनों तरीके का पानी। जैसे ना ज़्यादा ठंड है और ना गर्मी है, तो ऐसे मौसम में वहाँ पर लिखा है कि आप सुखोष्ण पानी का यूज़ करिए। सुखोष्ण मतलब ऐसा उष्ण जो कि जिसको हम टच करें तो हमें बहुत गर्म ना लगे, सुख देता हुआ उष्ण, यानी ल्यूक वार्म जैसा, गुनगुना जैसा पानी यूज़ करें। सर्दियाँ हैं तो तेज़ गर्म पानी यूज़ करें। अब एक और समस्या आती है कि सुबह सुबह उठते ही चाय की आदत हमें रहती है, बहुत सारे लोगों को। तो जैसे कि हमने समझा कि सुबह उठते ही हमें क्या करना है, हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव होने के लिए टाइम देना है। अगर हम नहीं हुए, हमने ऐसा नहीं किया, तुरंत चाय पी ली या ड्राई फ्रूट्स खा लिए या कुछ और खा लिया, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लीनिंग नहीं हो पाएगी, और जो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होने थे, उनको जो काम करना था अच्छे से वो सिक्रीट होंगे, तभी तो वो अगले भोजन को पचा पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आप क्लीनिंग के लिए टाइम दीजिए अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, इसलिए सुबह सुबह चाय पीना बिल्कुल ठीक नहीं है। अब एक और ऐसी भ्रांति रहती है कि रात में भोजन नहीं करना है या हल्का भोजन लेना है। तो आयुर्वेद की थ्योरी के अकॉर्डिंग दिन में 2 बार भोजन करना है। एक बार सुबह अच्छा भोजन, जब वो 4 से 6 घंटे बाद पच जाएगा तो दोबारा, अगर आपको तेज़ भूख लग रही है, यदि आप स्वस्थ हैं तो डेफिनेटली आपको तेज़ भूख लगेगी, और ऐसे में आपको फिर से भोजन करना है। तो वो भोजन आपको रात में बहुत लेट नहीं करना है, 6-7 बजे अगर आप कर लें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कोशिश करें 8 बजे से पहले पहले आप ज़रूर भोजन कर लें। और दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें सुबह ना ले करके शाम के भोजन के बाद लें, तो ऐसे में वो दूध आपको अच्छी नींद लाने में हेल्प करेगा। अब एक आखिरी बात पर और हम डिस्कस कर लेते हैं। कई लोगों की समस्या रहती है कि रात में हमें नींद नहीं आती है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं कि आप 10 बजे सोना है, सुबह 6 बजे उठना है, तो उनकी ये समस्या रहती है कि हमें रात में नींद नहीं आती है। ऐसा नहीं होता। बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक सामान्य स्वभाव है कि हमें 9 से 10 बजे करीब नींद आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारी समस्या ये रहती है कि हम फ़ोन में बिज़ी रहते हैं, या फिर हम टीवी देख रहे होते हैं, या बहुत शोर शराबा हो रहा होता है, या फिर हमने भोजन ही लेट किया होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारा ब्रेन एक्टिव रहेगा, और यदि वो एक्टिव रहेगा तो हमें नींद फील नहीं होगी। लेकिन नींद आने का सही समय वही होता है। तो दिन में ना सोएं, और दिन में फिजिकल वर्क यदि हम करते रहेंगे, हमारा पाचन तंत्र भी ठीक चलता रहेगा, और रात में हम खाना खा के जल्दी फ्री हो जाएंगे, और जो बाहरी चीज़ें हैं, जो बाहरी वातावरण है, वो शांत यदि रहा तो डेफिनेटली हमें 9 से 10 बजे के बीच में नींद ज़रूर आएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथक है कि रात में जल्दी नींद नहीं आती तो क्या समस्या है, हम जाग सकते हैं रात में, हम दिन में सो जाएंगे।
नहीं, बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग हमें अपनी लाइफस्टाइल को सेट करना ही पड़ेगा और हमें अपने खान पान को भी सेट करना पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। उम्मीद है आज के सेशन में आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। और लास्ट में मैं धन्यवाद करना चाहूँगी स्पेशली अरविंद अग्रवाल सर का, जिन्होंने आपसे मिलने का मौका दिया और इतनी सारी बातों पर चर्चा करने का मौका मुझे मिला। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर सुजाता। सुबह से हमारे श्रोताओं ने आहार और क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, उस पर बहुत बार लगभग हर एक स्पीकर ने इस पर जोर दिया है। तो इससे ये पता चलता है कि हम इससे बोर नहीं होके ये कितना एक महत्वपूर्ण पहलू है कि हर आयुर्वेद का दूसरा आदमी इस पे लेक्चर देता है या इसके बारे में बताता है कि हमें कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। तो एक मोस्ट कॉमन चीज़ है, लेकिन फिर भी हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो आज के सेकंड टेक्निकल सेशन के अंतिम प्रेजेंटेशन जो कि डॉक्टर सुजाता चौधरी